की कड़ी सबसे पहले शुरुआत करूंगा। संजय जी को मैं निवेदन करूंगा कि टंकराम वर्मा जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप ही के लिए आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर। सुनील यदु जी से मैं निवेदन करूंगा केदार कश्यप जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे यहां के संवाददाता हैं रोशन, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि दोनों ही मंत्रियों का स्वागत करें। रोशन ठाकुर, ये हमारे नारायणपुर के संवाददाता हैं। जी सर, शुरुआत तो मैं आप दोनों से पहला सवाल वहीं से करूंगा। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और ये पंचलाइन शायद एक जुबान पे रट गई थी सबके, और रटते रटते शायद बदलाव का मन उसी समय लोगों ने बना दिया था कि यार अब बदलाव करना है और भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना है। बहुत सारे विषय आए सर, प्रधानमंत्री आवास योजना आया, पीएससी का मामला आया, महिलाओं के साथ जो शराबबंदी का मामला था वो आया। उन तमाम मामलों में सड़क की लड़ाई आप दोनों ने लड़ी, मैंने देखा है। निर्माण कार्य होता था, ठीक नहीं होता तो केदार भैया बंद कराने पहुंच जाते थे कि इसको ठीक करो तब मैं आगे बढ़ने दूंगा। वो 5 साल आज भी याद आता है आप दोनों को? देखिए, पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं नारायणपुर के इस पावन धरा पे। और भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ही लोगों के हित के लिए हुई है, और भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित के लिए कभी भी लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटी। और चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे सिंचाई सुविधा हो, पेयजल हो, सारे जो कार्य हैं उन कार्यों के लिए पहली प्राथमिकता अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक हमारी योजना का क्रियान्वयन हो, ये हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। सरकार हमारा साधन है, सरकार हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारे अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन, ये हमारी सरकार की मंशा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो सरकार की योजना निचले स्तर तक क्रियान्वित हो रही है, मैं हमारे पूरे जिला प्रशासन के लोगों को और हमारे सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं कि लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से निचले स्तर तक पहुंच रहा है। मोदी जी की एक एक गारंटी की योजना पूरी हो रही है, और आने वाले समय में हम जो बनाकर दिए हैं उनको और अच्छे तरीके से करके दें, क्योंकि हमने कहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। यदि हम नारायणपुर जिले की बात करें, नारायणपुर जिला आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे देश का सबसे अनोखा उदाहरण है जो 2 ब्लॉक का जिला होगा, और 2 ब्लॉक के जिले का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। और आज नारायणपुर के हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी नारायणपुर के लोगों के साथ में खड़ी है। टंकराम जी, आप लोग ने वो पंचलाइन सुनी है, अब नहीं सही बो बदल के रही बो, सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? टंकराम जी, ये पंचलाइन भी बहुत काम की थी, अब नहीं सही बो बदल के रही बो, कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके पूरे टीम को बधाई इस आयोजन के लिए। अब नहीं सही बो बदल के रही बो, हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उनका सपना था कि छत्तीसगढ़ के समुचित विकास हो, छत्तीसगढ़ में समृद्धि आए, खुशहाली आए। इस भाव को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। पर जिस समय स्थापना हुई उस समय यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अजीत जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। 3 साल में छत्तीसगढ़ में भय, भ्रष्टाचार, आतंक का वातावरण हुआ, और 2003 के चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनी। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 साल में छत्तीसगढ़ में बहुत से विकास के काम हुए, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, कृषि, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में बहुत सा काम हुआ। 15 साल के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई
हमारी रची बसी विकास के जितने भी काम थे कांग्रेस सरकार में बंद हो गया। बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की बंद हो गई। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, बहुत सी गरीबी को योजनाओं को भूपेश बघेल सरकार ने छीन लिया। और भूपेश बघेल के समय में छत्तीसगढ़ में फिर वही जो 2000 में अजीत जोगी के समय था, वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। भय, वातावरण, आतंक और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार। पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। सारे विकास काम बंद हो गए, निर्माण कार्य बंद हो गए, कोई नए काम की शुरुआत नहीं हुई। लोगों का मन में एक दहशत था, डर था, भय था। यहां के सभी लोगों ने ठान लिया कि अब इस सरकार को बदलना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रायपुर आगमन पर साइंस कॉलेज मैदान में ये मंत्र दे करके गया था, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। और ये इतना बड़ा काम किया, ये मंत्र जो है छत्तीसगढ़ के हर वासी के दिल में घुस गया। सबके मन में संकल्प भाव आ गया कि वाकई में अब नहीं सही वो बदल के रही वो। और जो मन में ठाने थे 2023 के चुनाव में करके दिखा दिया। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंक करके फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित किए। ये इस बात की साक्षी है कि यहाँ के जो रहवासी हैं, छत्तीसगढ़ वासी जो है, उनको पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश का उद्धार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। केदार जी से तो हर विषय पे बात की जा सकती है, क्योंकि ऑफिशियली संसदीय कार्य मंत्री भी वो हैं। हर विषय पे बात की। सर, पीएससी के एग्जाम, बच्चे बैठे हैं, बहुत उम्मीद रहती, लोक सेवा आयोग, वो परीक्षा जो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ कोई परीक्षा होती है तो लोक सेवा आयोग की होती है। चेयरमैन का बेटा, बेटी, दामाद, भाई का बेटा, बेटी, क्या बोली लग रही थी। इस बार का रिजल्ट आया, मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं, तालियां बजाइएगा। वहां का पियून जो चपरासी था वो डिप्टी कलेक्टर बना है। ये शायद होता है तो एक आम जनता में उस संस्था के प्रति और सम्मान होता है और विश्वास जगता है। क्या कुछ कहेंगे सर पीएससी के बारे में? देखिए, पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से जितनी भी हमारी विश्वसनीय संस्थाएं हैं, उसमें से पीएससी जिसका अनैतिक रूप से उपयोग कांग्रेस की सरकार ने किया और अपने ही परिवार के लोगों को उन्होंने बड़े बड़े पदों से नवाजा। एक ही परिवार के व्यक्ति 3-3, 4-4 पीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं। और हमारा जो गांव का गरीब है हालत में है, उसकी पढ़ाई उसकी कोई मायने नहीं रखते। क्या ये होना चाहिए? हमारे जो कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उतने ही प्रतिभावान हैं जितना ये कांग्रेस के लोग या उनके द्वारा जो कहते हैं व्यक्ति जिसको कहते हैं उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पूरी तरीके से एक लूटपाट का संस्था बन गया और हमारी प्रतिभाओं के साथ में किस तरीके से अन्याय हुआ। और हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इसका घेराव भी किया और हम लोगों ने संघर्ष भी किया कि हमारे बच्चों का इस तरीके से भविष्य को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और आज बड़ा सुकून होता है माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आज जेल के कटघरों के अंदर में है। और विष्णुदेव जी की सरकार ऐसे लोगों को कभी बख्शने वाली नहीं है जो हमारे हितों के साथ में अन्याय करें। आज हमारा एक गरीब का बेटा, हमारे किसान का बेटा आज उसका यूपीएससी में सेलेक्ट होता है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और हमारे लिए एक जो लोगों का विश्वास है, ये लोगों का विश्वास माननीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर माननीय मोदी जी की गारंटी, जो गारंटी पूरा होने की गारंटी है, उसके ऊपर भरोसा दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से आज हमारे
यूपीएससी के एग्जाम में हमारे इन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और आने वाले समय में जितनी भी हमारी परीक्षाएं होगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी होगी, पूरी तरीके स्वच्छ तरीके से होगी, ताकि किसी भी हमारे जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उसके साथ में अन्याय ना हो। एक कोरिलेट सब्जेक्ट था सर, एक खबर आई थी अभी, शौचालय में बच्चे सो रहे हैं। विश्वास मानिए मैं उस जगह को देखने गया था, वो एक स्टोर रूम था जहां पर खराब सामान पड़े हुए हैं, वो कोई किसी का रूम नहीं था। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की आदत है शुरू से, तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की पता चला कि दो लोगों के बीच का झगड़ा था जिसका परिणाम वो वीडियो था। कुछ भी हो सर, सरकार की छवि इससे खराब होती है, क्या कुछ होना चाहिए ऐसे मामलों? देखिए, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा इस संदर्भ में, और कुछ लोगों ने इस बात को बड़े अलग तरीके से प्रस्तुत किया। हमारे जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं वहां पर बिना प्रशासन के अनुमति के किसी को भी वीडियोग्राफी की अनुमति न हो। और जहां तक जो खबर आई और वहां पर इस तरह के मामले था, तो उस मामले को लेकर के जो मीडियाबाजी हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके संदर्भ में हमने कमिश्नर से भी चर्चा किया हुआ है, और जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। लेकिन अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत में तत्कालीन उसमें हमने उन बच्चों को जहां पे हमारी संस्था स्वीकृत है ओरछा में, वहां पर उनको प्रवेशित करा रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को वहां पर रख करके हम अच्छी शिक्षा दिलवा सके। पिछली सरकार में आनंद फानन में उन लोगों ने वहां पर इस एकलव्य संस्था को चलाने का काम किया, लेकिन सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। मुझे ज्ञात है हमारे और अबुज वहाँ के छोटे डोंगर के उन लोग भी आए थे और प्रतिनिधि, उन्होंने कहा भी कि उनके पास कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी गए थे कि ये सुविधाएं मिले, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज वो राजनीति करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। सवाल इसी से है सर कि कल एक डेलीगेशन आया था, मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, चंदन कश्यप जी यहाँ के विधायक छाता लेकर बैठे थे प्रदर्शन करने के लिए। जब 2018 से 2023 सरकार थी ना, भवन बन के तैयार थे, उस समय क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? अगर बन गया था तो क्या केवल प्रदर्शन करना ही एक मौका था वहां जाने के लिए? सरकार की न इच्छा थी न शक्ति थी। और उसके अलावा भी सारे शैक्षणिक संस्थान हमने जितने भी यहाँ पर, चाहे एजुकेशन हब बनाया हो या फिर हमारे एकलव्य विद्यालय हो, इन सारे संस्थाओं में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कभी उनकी चिंता नहीं रही कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है कि हम शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आज शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सरकार ने लागू करवाया है ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो सरकार की मंशा होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार की मंशा नहीं रही। और अभी इस तरीके से जो घटनाक्रम आया, ठीक है, वो राजनीति करने के दृष्टि से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब 5 साल की सरकार थी तो उन्होंने कभी भी उन हॉस्टलों में जाकर के झांकने की कोशिश नहीं की, उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं की। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया और तत्काल हमारे उन बच्चों को अच्छी व्यवस्था देने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई है। टंकराम जी, विपक्ष में आप थे पिछले 5 साल, आपने देखा एक आम जनता का छोटा छोटा काम रहता है राजस्व में, छोटा छोटा काम, ऋण पुस्तिका, नाम बदलवाना। करप्शन इतना ज्यादा हाई था कि एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस सरकार का जाना, क्योंकि वो विषय लगता छोटा है लेकिन हर आदमी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। क्या उम्मीद करें, राजस्व मंत्री आप हैं, आम जनता को इस प्रकार की दिक्कतें ना हो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पिछली सरकार में जो उन्होंने पुराने नियम को संशोधन किए थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो उसमें जो भू मालिक हैं, किसान हैं, उनकी सहूलियत के लिए आज की स्थिति में त्रुटि सुधार बहुत बड़ा विषय है, लाखों की संख्या में है ये। तो डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय में त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को था। भूपेश सरकार आने के बाद तहसीलदार से उस अधिकार को छीन करके एसडीएम को दे दिए। क्योंकि एक एसडीएम के अंदर 3, 4,
कहीं कहीं तो 5 तहसील भी हैं। तो इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि एक एसडीएम के लिए बड़ा चुनौती रहता है कि इतनी सारी संख्या को कैसे सुधार करें। तो प्रदेश में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। तो हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद पहला संशोधन तो ये किए कि जो अधिकार एसडीएम को था उनको हटा करके फिर से तहसीलदार को त्रुटि सुधार का हमने अधिकार दिया। और दूसरी बात, जितने समस्या लंबित हैं उनके निपटारा के लिए कि हमने इसको लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंदर लाया कि जो अविवादित प्रकरण है जिसमें किसी तरह की विवाद नहीं है, ऐसे प्रकरणों का निपटारा 3 माह के अंदर करें, और जो विवादित प्रकरण है उसका निपटारा 6 माह के अंदर करें। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि इस अवधि में यदि राजस्व के प्रकरण लंबित रहते हैं तो पीड़ित पक्ष को अधिकार है कि उस अधिकारी के खिलाफ आवेदन कर सकता है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो उसको लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद हमने पूरे प्रदेश में जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। जो सीमांकन का विवाद होता था, बंटवारे का विवाद होता था, इस विवाद से बचने के लिए आज जियो रेफरेंसिंग पूरे प्रदेश में चल रहा है। बहुत सी जिलों में काम भी हो गया है। और दूसरा, ई गिरदावली, जो पहले मैनुअल पटवारी फील्ड में जा करके देख के या घर बैठे लिख देता था, उससे गड़बड़ियां बहुत होती है। तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमने ई गिरदावली जीपीएस सिस्टम से वहां जा करके फोटो खींच करके फिर उसको अपलोड करेगा, फिर वो स्टेट के उसमें आएगा, तो गड़बड़ियां इससे रुकती है। और इसी तरह से हमने तीनों स्तर पर, राजस्व मंडल स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर पर समय समय पे समस्या निवारण शिविर का आयोजन, इस आयोजन के माध्यम से चाहे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या प्रमाणीकरण का, त्रुटि सुधार का, तो स्थल पे ही इसका निराकरण करने के बहुत सारे प्रकरणों का निपटारा हुआ है। और जिला स्तर पर बैठक लेकर के अधिकारियों को हमेशा निर्देश करते हैं कि वे देखिए, ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ पे किसानों की संख्या बहुत है। किसान समृद्ध होंगे तो हमारा प्रदेश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। तो किसानों को भटकना ना पड़े, तहसील कार्यालय के चक्कर लगाना मत पड़े, जिला कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए समय समय पर हम जिला स्तर पे बैठक लेके समीक्षा भी करते हैं कि कितना प्रकरण पेंडिंग है, कितना का निपटारा किया, कितना बचा हुआ है, अगर बचा है तो क्यों बचा है, एक समय सीमा में उसको हल करने का निर्देश देते हैं। तो इस तरह से राजस्व विभाग में एक कसावट, जो पुरानी सरकार में जो छवि थी राजस्व विभाग से के प्रति, वो छवि बदले, वो धारणा बदले, ये हमारा प्रयास रहता है। इधर भी मैं पहले आता था नारायणपुर, तो शायद सोनपुर थाना पड़ता है, उसके आगे मैं कभी जा नहीं पाया क्योंकि सड़क नहीं बनी थी। मैंने सुना है कि ओरछा से तो खैर ओरछा और अबुझमाड़ जाने से लोग वैसे कस्तूरमेटा तक होके आए हैं। और शायद आपको भी पता होगा, सभी को जितने बच्चे यहाँ, जानना बहुत जरूरी कि शायद सबसे ज्यादा बार बस्तर आने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। निश्चित तौर पर क्या उसका फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ को? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश का नेतृत्व संभाला है, तब से उन्होंने पूरे देश के अलग राज्यों का भ्रमण किया। और विशेष करके यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर के साथ में उनका विशेष तौर पे लगाव रहा है। यहाँ के हमारे, चाहे भुजमाड़िया संस्कृति हो, चाहे हमारे ट्राइबल के साथ में, या फिर हमारे सिराहा गुनिया के साथ में विशेष लगाव हो। और उन्होंने बहुत सारी सौगातें हमारे इस छत्तीसगढ़ को प्रदान भी किया है। मुझे याद है जब 2018 में 14 अप्रैल 2018 को जब वो बीजापुर के जांगला में आए थे, तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को समर्पित किया था। अब आप एक योजना का ही मैं उदाहरण बताता हूं। अब पूरे देश में यदि हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो रही है। ऐसे कितने देश हैं जो 40 से 50 करोड़ के जनसंख्या को प्राप्त करते होंगे? मुझे लगता है कि चीन के बाद तो और कोई देश ऐसा है नहीं। तो आप सोचिए कि एक योजना का बता रहा हूं, आप
प्रधानमंत्री आवास का बताऊं, या फिर हम सड़क बताएं, या फिर गरीब कल्याण अन्न प्रदाय योजना का हो, तो यदि हम बात करें तो इतने ज्यादा इस योजना के माध्यम से एक मतलब जितने हमारे बाकी विश्व की संख्या नहीं होगी उससे ज्यादा के लोगों को हमारे देश में आज इतनी सारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा पहुंच रहा है। तो बस्तर के साथ में उनका विशेष तौर पे लगाव है और बस्तर के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस बस्तर में उनका लगातार प्रवास होता है और यहाँ के चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, इनके निर्माण के लिए उनकी हमेशा मंशा रहती है। और आकांक्षी जिले के रूप में भी जब उन्होंने हमारे इन जिलों को करने का काम किया आगे बढ़ाने के दृष्टि से, तो वो भी हमारे इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आने के बाद, और उन्होंने एक संकल्प लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने, कि हम 2 वर्षों के भीतर ही हम पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा करके हम सारी व्यवस्थाओं को निचले स्तर तक पहुंचा के देंगे। ये इच्छा शक्ति के साथ में किस प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद है? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के समय में बहुत सारे रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा हम वो करें। लेकिन आज यदि हम इन दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए सौभाग्य का समय है कि हम लोग ऐसे कालखंड में हमारा जन्म हुआ जब हम योजनाओं को क्रियान्वित होते हुए देख रहे हैं। नहीं तो हमने तो उस कालखंड को भी देखा है कि लोग हमारे पार्टी के लोगों को कहा करते थे कि अरे ये क्या कर लेंगे, क्या हो पाएगा। लेकिन आज हमारे लिए आत्म सुकून का भी और विषय अवसर है कि हम उन सारी योजनाओं को आज हम जमीन पर क्रियान्वित होते हुए देख रहे हैं और लोगों को उस सुविधा का लाभ उठाते हुए भी देख रहे हैं। टंगराम जी, 1 साल पूरा हो रहा है विष्णुदेव जी को शपथ ग्रहण के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक नई टैगलाइन आई है, सुशासन का 1 साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी की, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ। ये सरकार मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उन बड़ी बड़ी योजनाओं को केवल 100 दिन के अंदर लागू करने वाला हिंदुस्तान का ये पहला सरकार है। चाहे हम महतारी वंदन योजना की बात करें, जहां पे प्रतिमाह 70 लाख हमारे माताओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है, चाहे हम 2 साल किसानों का बचा हुआ बोनस देने की बात करें, चाहे हम प्रति कुंटल 3100 रुपया कीमत देने की बात करें या प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदने की बात करें, सभी योजनाओं को केवल 100 दिन के अंदर, अगर चाहती सरकार तो इसको लंबा खींच सकते थे अपने बजट को बचाने के लिए, लेकिन सरकार जो है गरीबों की पीड़ा, उनके दुख को समझता है। क्योंकि खुद हमारे यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी एक गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, आदिवासी परिवार से हैं, तो लोगों की गरीबी की तकलीफ को झेले हैं, जानते हैं। तो उन्होंने बिना देर किए पूरी योजनाओं को 100 दिन के अंदर लाए। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जब तक हमारे गरीबों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, तब तक मैं शासकीय मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश नहीं करूंगा। और वाकई में जब दिल्ली से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ, तभी वो शासकीय मुख्यमंत्री आवास में गए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अद्भुत है। एक साल के अंदर बहुत से काम हुए। आज जिस गांव में भी जाते हैं, उस गांव में कोई न कोई विकास के काम चल रहे हैं, चाहे सड़क की बात करें, चाहे नाली की बात करें, सामुदायिक भवन की बात करें, अस्पताल की बात करें। पिछले 5 साल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप था।
आज पंचायत के प्रतिनिधि, हालांकि उनका कार्यकाल समाप्त होने का है, लेकिन उनको मन में तसल्ली है कि हमने 10 महीने में वो काम किए जो पिछले 5 साल में नहीं कर पाए थे। और मैं दावे से कहता हूं कि जितनी प्रकार की हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हम समग्र विकास की बात करें, समग्र शिक्षा की बात करें, विभिन्न प्राधिकरण की बात करें, मुख्यमंत्री अधोसंरचना की बात करें, सभी योजनाओं के तहत पूरे गांव में और शहर में पैसा आ रहा है और शहर और गांव दोनों जगह विकास के द्वार खुले हैं। और हमें बताने में भी प्रसन्नता होती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी हमारे राज्य सरकार को मिल रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में माननीय विष्णुदेव साय जी ने, प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह और हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी खेल मंत्री, सभी मंत्रियों के साथ मिल करके वहां की बड़ी बड़ी योजनाओं को यहां पे लाए हैं। चाहे हम बड़ी 4 योजनाओं की बात करें, एनएच की, जहां जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है। सड़क मार्ग का विस्तार हुआ है, रेल मार्ग का विस्तार हुआ है और हवाई मार्ग का भी विस्तार हुआ है। तो जो पहले बोलते थे कि भाई जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की गति दुगुनी होगी, आज छत्तीसगढ़ में दोगुनी रफ्तार से छत्तीसगढ़ के विकास को पूरी जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात, बस्तर में नक्सलवाद के नाम से लोग भयभीत रहते थे, आज नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 2026 का जो टारगेट रखा है कि नक्सल मुक्त होगा, 1 साल के अंदर 200 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, बहुत से नक्सली समर्पण किए हैं। तो इस बात का गवाह है कि वाकई में छत्तीसगढ़ की माने बस्तर जो है खुशहाली होगा, समृद्धशाली होगा और मैदानी इलाके के साथ मुख्य धारा में जुड़ करके बहुत तेजी से विकास करेगा। केदार भैया, धर्मांतरण बस्तर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम लोगों ने देखा है, सामने जिला अध्यक्ष बैठे हैं आपके, डंडे तक चले थे, काफी समय जेल में भी रहे। धर्मांतरण बस्तर में काफी हुआ। कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण सबसे ज्यादा आपके शासनकाल में हुआ। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? अभी क्यों कार्रवाई हो रही है? विषय नहीं मानते कि भले आप दिखाएं कि आप बलपूर्वक किसी का धर्मांतरण नहीं कराने, लेकिन बिना पैसा और बिना दबाव के क्या कोई अपना धर्म छोड़ सकता है जब तक उसको मजबूर ना किया जाए? नहीं, देखिए, धर्मांतरण यदि अवैध तरीके से होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। कानून के दायरे से वो बाहर नहीं जा सकता। और अभी भी बहुत सारी जगह की ऐसी बातें आती हैं और हम लोग सरकार में हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारे आस्था के केंद्रों को हम संरक्षित करके रखें। और सरकार उस दृष्टि से बहुत बढ़ चढ़ करके उनको सहयोग भी दे रही है। लेकिन लोभ प्रलोभन के आधार पर और किसी अनैतिक रूप से यदि किसी का अवैध धर्मांतरण किया जाता है तो सरकार पूरी तरीके से उसके खिलाफ में है। लेकिन केवल सरकार के भरोसे अवैध धर्मांतरण खत्म नहीं होगा। समाज के लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है। आज मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे समाज के लोग इस विषय को लेकर के सामने आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे भी आग्रह कि वो किसी के पिछलग्गू बन करके न जाएं और अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के संरक्षण के लिए अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सरकार की दृष्टि से लगातार हमारे चाहे मेले हो, चाहे हमारे आस्था के केंद्र हो, चाहे हमारे त्योहार हो, इनके दृष्टि से लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन
जो लोग चाहते हैं कि हमारे आस्था के केंद्र को, हमारे समाज को दूषित करने का, तो उनके मंसूबे कभी सफल भी नहीं होंगे। समाज पूरी तरीके से जाग चुका है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे, जिन्होंने इस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और जिनके कारण से पूरे देश को यह संदेश दिया कि नारायणपुर जिला एक ऐसा जिला है जो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में हमेशा खड़ा रहेगा, और होना भी चाहिए। क्यों भाई, हम अपनी संस्कृति, हमारे जो परंपरा है, वो कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम चुपचाप रहने वाले लोग नहीं हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा जी को मानने वाले हैं, हम रानी दुर्गावती को मानने वाले लोग हैं, हम शहीद वीर नारायण सिंह जी को मानने वाले हैं, हम शहीद गेंद सिंह को मानने वाले हैं, हम शहीद गुंडाधर को मानने वाले लोग हैं। हमारे जब पूर्वजों ने जब ऐसे संस्कृति का विरोध किया, ऐसे अंग्रेजों का विरोध किया, तो आने वाले पीढ़ी को हम क्या संदेश दे के जाएंगे। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनके दिखाए गए मार्ग पर चले, और हम अपने परंपरा, हम अपनी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्र जो वर्षों से हमारे पूर्वजों ने उनको संरक्षित करके रखा है, उस पर हमारा भी योगदान हो। बस्तर में हम बैठे हैं तो बस्तर ओलंपिक की चर्चा क्यों ना करें। टंकराम जी, कांग्रेस कहती है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हम कराते थे पूरे प्रदेश में, आप बस्तर ओलंपिक करा रहे हैं। कितने बच्चे यहां से भाग ले रहे हैं बस्तर ओलंपिक में? कोई ले रहा है भाग? कोई है यहां पर? क्या रूपरेखा क्या थी सर? क्यों बस्तर ओलंपिक, क्यों केवल बस्तर ओलंपिक? क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बस्तर ओलंपिक जो है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की एक बड़ी सोच है कि हमारे बस्तर के प्रतिभा को आगे लाने के लिए और एक बस्तर में नया वातावरण तैयार करने के लिए, बस्तर के दूरस्थ अंचल में जहां पे नक्सलाइट की आवाज आती है, गोला बारूद की आवाज आती है, और हमारे युवाओं को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को एक सकारात्मक, रचनात्मक सोच पैदा करने के लिए एक बस्तर ओलंपिक का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और बताने में खुशी होता है कि इस बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 हमारे प्रतिभागी जो है रजिस्टर्ड हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी, उनका भी अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ उनकी भी सहभागिता है। गृह और खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन है। यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे पहले हमारे सभी प्रतिभागी भाग लिए, ब्लॉक के पास जिले में आए, और जिले के बाद संभाग स्तर पे होना है। बस्तर संभाग में रहने वाले सभी युवक युवती, छात्र छात्राएं सभी इसमें भाग ले रहे हैं, और बस्तर में एक नया वातावरण हो रहा है। लोग जो है उनकी सोच खेल की तरफ है कि हम खेल के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें, रचनात्मक ऊर्जा पैदा करें। और मैं मानता हूं कि आज बस्तर में सभी हमारे युवा साथी खेल में भाग ले रहे हैं, एक नई सोच पैदा हो रही है। नक्सलवाद से प्रभावित गांव के भी हमारे साथी, हमारे सभी युवक इस बस्तर ओलंपिक में भाग लिए हैं, जिनके समापन में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आएंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। इस खेल के माध्यम से एक नया वातावरण, भाईचारे का, सद्भावना का, आपसी सामंजस्य का भाव सबके बीच पैदा हुआ। और ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि सबको एक साथ ले के चलने का, एक दूसरे के पूरक बनने का ये बस्तर ओलंपिक जो है मील का पत्थर साबित होगा।
पुल पुलिया निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब समय जब हमने देखा था काफी संघर्ष आपका सड़कों पे भी हमने देखा। अब 1 साल हो चुका है सरकार बने और 4 साल अभी सरकार को, क्या नारायणपुर के लिए आने वाले समय में योजना रहेगी? और सर 1 साल की उपलब्धि जरूर बताइए, सभी सुन रहे हैं नारायणपुर की जनता। देखिए, नारायणपुर में तो जिस तरीके से अभी लगातार माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में, चाहे पुल पुलिया के निर्माण का कार्य हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे देवगुड़ियों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, इसके लिए लगातार स्वीकृति मिली है। अभी मुख्य तौर पे मैं बताता हूं कि एक तो हमारे जो कोंडा गांव से लेकर के अपने नारायणपुर तक की सड़क और नारायणपुर से लेकर के अंतागढ़ की जो सड़क है, ये सड़क की स्वीकृति है। कस्तूर मिता तक की सड़क का निर्माणाधीन है। और भी हमारे ऐसे बहुत सारी जो सड़कें हैं पीएमजीएसवाई के तहत में, लगभग उन सड़कों के निर्माण में हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि हमारे अंदर तक हमारे सड़कों का विस्तार हो। पीएम जर्मन की योजना के तहत में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हम उस योजना का भी अच्छे तरीके से हम क्रियान्वयन करा सके। और उसके अलावा भी जो अभी कुछ ही दिनों पहले जब उन्होंने बिहार से जो हमारे जनजाति समुदाय के लिए 5000 ऐसे हमारे गांवों को चिन्हांकित करके लक्षित किया है, उसमें भी हमारे बहुत सारे गांव उसमें सेलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से सरकार की मंशा है कि सारे लोगों तक हम योजनाओं का विस्तार कर सकें और उसके दृष्टि से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी व्यक्तिमूलक तक में हमारी सरकार योजना बना करके उसका क्रियान्वयन कर रही है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिन कार्यों की कल्पना हमारे नारायणपुर वासियों ने की है। नारायणपुर वाले जो चाहते हैं उस तरीके से हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। शहर का विकास हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास हो, उन विकास को हम जमीन पर ला करके दिखाएंगे ताकि किसी को कोई ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब वो पिछड़ा है। कहीं ना कहीं से पिछली सरकारों ने उन रास्तों को बंद कर दिया था जहां पर विकास के दरवाजे खुलते थे। उन्होंने हमारे उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अब वो रास्ते खुलते जा रहे हैं। हमारे पुलिस बल के हमारे सभी हमारे कप्तान सहित पूरे अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार जिस मनोबल के साथ में वो उन अंदरूनी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में जो एरिया डोमिनेट करके वो उस क्षेत्र को फिर से हमारे मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। और वहाँ पर जो चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे विद्युत का विस्तार हो, चाहे पेयजल हो, चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, जितनी भी सुविधाएं हैं, आज वो सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाने का काम भी किया जा रहा है। नियत नीलार के माध्यम से हमारे सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उस योजना के तहत में हमारे उन क्षेत्रों के मेरा अच्छा गांव, उस तर्ज पर उन क्षेत्रों को हम विकसित कर रहे हैं। मैं बहुत सी जगह गया भी हूं और आने वाले समय में हमारी मंशा है कि अगली बार मैं हेलीकॉप्टर से नहीं बाई रोड जाऊं, ये हमने कहा है। और मुझे विश्वास है हमारे जिला प्रशासन पर कि आने वाले समय में जिस द्रुत गति के साथ में कार्य हो रहे हैं, हम उन क्षेत्रों तक हम बाई रोड जाएंगे और उन क्षेत्रों का और भी विकास के लिए क्या संभावना हो सकती है उस पर कार्य योजना बनाएंगे। शंकरराव जी, एक सवाल था मेरा, अबुझमाड़ के काफी जगहों का राजस्व सर्वे नहीं हुआ है, कब तक उम्मीद है वो? और दूसरा ये डिजिटल क्राफ्ट सर्वे, ये क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? डिजिटल क्राफ्ट सर्वे, जैसा भी मैं चर्चा किया था कि ई गिरदावरी, डिजिटल क्राफ्ट सर्वे जो है मौके पे जा करके अपने मोबाइल से वहां पे क्या फसल लगा है उसका फोटो खींच करके तुरंत उसको अपलोड करते हैं, ताकि इसमें किसी प्रकार और मैं पिछला प्रश्न का आपका जवाब नहीं दे पाया था कि बोले कि हमारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक था उसको बंद कर दिए।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कांग्रेस सरकार ने जो लागू किया था, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में युवाओं को कोई लाभ नहीं हुआ, कहीं पे कोई इन्होंने खेल का आयोजन नहीं किया। केवल अपने गांव-गांव में जो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनके नाम से अकाउंट खोल करके लेकिन भूपेश बघेल जी तो कह रहे हैं जब से राजीव गांधी मितान क्लब बंद हुआ तब से क्राइम बढ़ गया है। तो क्या जो क्राइम करने वाले लोग वहां काम क्या हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पाया इस लाइन का। उनका कहना है कि राजीव गांधी मितान क्लब जब से बंद हुआ जब से क्राइम बढ़ गया है। इसका जवाब दे दीजिए आप। निश्चित रूप से उनके बातों से लग रहा है कि वही राजीव मितान क्लब के जो पदाधिकारी हैं जब बंद किए तो अपराध बढ़ा। माने अपराधी मैं नहीं बोल रहा हूं, वही लोग बोल रहे हैं। और हमारी सरकार ने तो छत्तीसगढ़ के परंपरागत जो खेल कूद है, चाहे हम लंबी कूद, ऊंची कूद, खो खो, कबड्डी, इनकी बात करें तो इनको बढ़ावा देने के लिए निचले स्तर पे छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू की है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार है, और सिल्वर लेके आएगा उसको 2 करोड़, और जो कांस्य लेके आएगा उसको 1 करोड़। ये हमारे युवाओं में जज्बा भरने के लिए है, जुनून भरने के लिए है। और खेल के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। जो पिछले सरकार में अलंकरण समारोह बंद था, उस खेल अलंकरण को फिर से शुरू कराए। और जो पिछले कांग्रेस सरकार में जो अलंकरण समारोह आयोजित नहीं हुआ था, उनको राशि नहीं मिली थी, पूरे पिछले सरकार के पैसे को भी हमारी सरकार ने दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी कि उस समय उत्कृष्ट खिलाड़ी सूची घोषित किए जाते थे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, और लोगों को नौकरी भी मिलती थी, 2% आरक्षित था। उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल में कभी उत्कृष्ट खिलाड़ी सूची घोषित नहीं की, एक आदमी को नौकरी भी नहीं दी है। लेकिन अब हमारी सरकार जो है समिति बना दी है, और समिति बनने के बाद बैठक होगी, फिर से उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची घोषित किए जाएंगे, और उसमें समिति बैठकर निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है। इसी तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत 31 जिलों को चिन्हांकित किया है, और 31 जिले में पूरा खेल के काम चल रहे हैं। और आपका बस्तर तो बहुत अद्भुत है, यहाँ खेल की सुविधा भी है और खिलाड़ी भी हैं। यहाँ का मलखम्ब जो है पूरे हमारे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, और इसको नेशनल गेम में शामिल किया जाए, इनका भी प्रस्ताव है। आने वाले समय में नेशनल गेम में भी ये शामिल हो जाएंगे। और इसी फुटबॉल भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हमारा बस्तर जो है खेल संसाधन और खेल प्रतिभाओं से भरा पूरा है। केदार भाई, यही सवाल मेरा था आपसे। मलखंब के बच्चों से मैं मिला, इंडिया गॉट टैलेंट में जा रहे हैं, वहां से जीत कर आ रहे हैं। वो जिस जगह पर चढ़ना शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से हम में से आधा फुट भी ऊपर चढ़ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। उन बच्चों के लिए कुछ कहेंगे सर, क्योंकि ये भविष्य है नारायणपुर का, और उन बच्चों को देखकर बहुत सारे बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। मलखंब के बारे में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बेस सेंटर नारायणपुर बनता जा रहा है जो आने वाले समय में शायद विश्व पटल पर और बेहतर पहचान अपनी बना पाएगा। मैं हमारे यहाँ पर जो मलखम्ब के खिलाड़ी जिस तरीके से अद्भुत प्रदर्शन करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना एक अलग मुकाम स्थान प्राप्त किया है, मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं पूरे जिन जिन संस्थाओं ने भी उनको आगे बढ़ने में मदद किया है। और आज मलखम्ब हमारे केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हमारा नारायणपुर इसका उदाहरण बन गया है। और हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, कि इसको राष्ट्रीय खेल में शामिल किया जाए, और एक अद्भुत प्रदर्शन हम तो जब भी कभी कोई यहाँ पे कोई होता है, चाहे माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे उपराष्ट्रपति जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता हों, जब भी आते हैं तो कहते हैं कि क्या उसमें हमारे नारायणपुर का मलखम्ब है कि नहीं, ये उनका प्रश्न होता है। अब मुझे बड़ी खुशी होती है
हमारे इन बच्चों ने न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे एक अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो भी यथासंभव मदद होगी वो यथासंभव मदद उनके लिए किया जाएगा। इसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु का विषय नहीं, कोई संशय का विषय नहीं है और हम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर आर्चरी का, तीरंदाजी का जो नैसर्गिक गुण हमारे कहते हैं यहाँ के लोगों में है, उसको भी आगे बढ़ावा देने की दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ सके। ये हमारी मंशा है और हमारे रामकृष्ण मिशन के सभी हमारे साथीगण, हमारे यहाँ पर जितने भी गुरु हैं, उनके माध्यम से भी जिस तरीके से फुटबॉल को लेकर के यहाँ पर जैसा वातावरण तैयार किया गया है और जिस तरीके से हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी रामकृष्ण मिशन को भी बधाई देता हूं और उन्होंने बहुत अवसर दिया है। तो ऐसे 3 उसको लेकर के हम आगे बढ़ करके हमारे नारायणपुर को डेवलप करने का काम करेंगे। आज की स्थिति में क्या हम ज्यादा जान पाए हैं और कल कौन जान पाएगा? तो अगर हम सड़कों के बारे में बात करें तो छोटे बिटिया के रोड में हम 50-55 किलोमीटर दूर थे छोटे बिटिया से, आज हम 25 किलोमीटर दूर है। नारायणपुर के लोग बस से गारपा जा पाते हैं और 6 महीने 8 महीने के अंदर बस से छोटे बिटिया जा पाएंगे। महाराष्ट्र जाने के लिए अभी 400 किलोमीटर की रोड से, सड़क से जाना पड़ता है। 1 से 1.5 साल के अंदर हम सीधा अंदर से महाराष्ट्र जा पाएंगे। यहाँ से कुतुल लहरी होकर महाराष्ट्र जा पाएंगे। जहां तक फोर्सेस की बात है, नारायणपुर की फोर्स, डीआरजी और एसटीएफ पुलिस, अबुझमाड़ का कोई एक कोना नहीं है, कोई एक पेड़ पहाड़ जंगल नाला नहीं है जहां पर नहीं गए हैं। तो हमारे लिए अबुझ नहीं रहा है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। पुलिस तो जाकर हथियार के साथ घूम कर आ जाती है। अबुझमाड़ को कौन जान पाएगा, इसको मैं 3-4 उदाहरण के साथ बता सकता हूँ कि अभी बस्तर ओलंपिक चल रहा है, नारायणपुर में हुआ, जगदलपुर में हुआ, 1 से 2 साल के अंदर कुतुल में होगा। आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, नारायणपुर में कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा तो आप अगले साल कुतुल में कर सकते हैं। और लोगों के लिए क्या बदलाव होगा वो समझना जरूरी है। तो आपके लिए, मेरे लिए और स्पोर्ट्स के लिए हो गया। नारायणपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20-30 साल में अपने अपने गांवों से भगाए गए हैं और नारायणपुर में आके रहते हैं। वो वापस अबुझमाड़ में अपने गांव में जा पाएंगे। और इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कार्यक्रम के बाद अगर आप इनसे बात करें, इनसे पूछे आपका गांव कहाँ है, बहुत सारे बच्चे बखरूपारा और शांतिनगर बोलते हैं। तो एक जनरेशन अपने गांव को जानती नहीं है। ये सब लोग वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कदेर, गारपा, धूरबेड़ा और घमंडी जैसे जगह में वापस जा पाएंगे। तो जो ऑलरेडी अबुझमाड़ को जानते थे वो भी भूल गए थे, अपने जंगल से भगाए गए थे, वो वापस अपने अबुझमाड़ को जान पाएंगे। बाकी जहां तक सड़कों की बात है, हम नारायणपुर से सीधा लंका जा पाएंगे, भैरमगढ़ जा पाएंगे, लहरी और छोटे बिटिया जा पाएंगे। तो उस हिसाब से हर कोई अबुझमाड़ को जान पाएगा। पुलिस ऑलरेडी जानती है। ससीगा नंदन के साहब, बहुत मुश्किल से मैं नाम कल 3-4 बार प्रैक्टिस किया तो मैं रट पाया। इतना मुश्किल तो नहीं है ना इनसे मिलना? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं सबसे? अरे थोड़ा जोर से बोलिए। बैडमिंटन कोर्ट में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते। तो नाम बहुत कठिन है लेकिन अधिकारी बहुत सरल हैं। मैं पहला सवाल यही करूंगा सर कि वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नारायणपुर वन मंडल के अंतर्गत 1,16,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट आ रहा है। उसमें ज्यादातर साल फॉरेस्ट है, मिक्स फॉरेस्ट। और उससे ज्यादा नारायणपुर वन में एक खासियत है, 35% बैम्बू फॉरेस्ट, बैम्बू का वन है। सो अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट नारायणपुर फॉरेस्ट में ही है। सो ये खासियत है। और अपना एरिया में पिछले साल में टोटल 58 हेक्टेयर का वृक्षारोपण हुआ है, मिक्स वृक्षारोपण हुआ है। ये 58 हेक्टेयर ऐसा एरिया है, पहले में अतिक्रमण हो चुका था। वो अपना स्टाफ का एफर्ट्स में, अपना वन प्रबंधन समिति से मिलके अभी इस साल वो अतिक्रमण एरिया में वनों को बढ़ाने, वृक्षारोपण भी किया गया है। ऐसा कंजर्वेशन एफर्ट्स लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर साहब, ये नारायणपुर ओरछा मार्ग कब तक बनेगा? चूंकि रोड तो पहले ठीक थी, मैंने सुना कि ट्रक वक्त जा रही तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि काफी लंबा समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ऐसा देखा है यहाँ पर कि मत्स्य पालन की भी बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर। क्या उम्मीद करें आने वाले समय में? रोड भी सैंक्शन हो गया है और जल्दी ही इसका निर्माण होगा। मत्स्य पालन
आपके पूरे नारायणपुर में आव हवा, पानी पर्याप्त है, मिट्टी बहुत अच्छा है, और ये भी पखांजू के तर्ज पर आप मत्स्य जिला के नाम से जाने जाएंगे। इस दिशा में एक तो किसानों में, लोगों में मछली पालन का परंपरागत ज्ञान रहता है, थोड़ा सा हम तकनीक से जोड़ देंगे तो ये आगामी ये मत्स्य जिला भी कहलाएगा, मत्स्य पालन जिला भी कहलाएगा। बहुत संभावनाएं हैं। पखांजूर में जैसे आप देखते हैं, ये चीजें यहाँ भी जीविकोपार्जन का एक बड़ा सा जरिया होगा निश्चित। सर मुझे ऐसा लगता है कि अबुझमाड़ बहुत दूर हो सकता है, सड़कें खराब हो सकती है, लेकिन अगर वहां कोई वाकई में कोई बेहतर उद्योग आए तो ये सब जो बच्चे दिख रहे हैं आज नहीं तो कल उस वहां पर काम करें, अच्छे इंजीनियर वहां पर मिलें, अच्छे टेक्नीशियन वहां पर मिले, अच्छी रोजगार उनको मिले। अबुझमाड़ ऐसा नहीं लगता बहुत प्रॉपर डेवलप किया जा सकता है उद्योग के मामले में? अबुझमाड़ वनोपज से जुड़े हुए प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और इससे भी आगे जो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मामले में है, उससे कहीं ज्यादा अबुझमाड़ आगे चल करके एक पर्यटन जिला के रूप में इतने सुंदर हैं, इतने पहाड़ हैं और पानी है, जंगल है, जो आपके जलप्रपात भी बहुत हैं, इतना सुंदर जगह दुनिया में शायद कहीं हो, ये दिखेगा अब। एसपी साहब मेरा एक सवाल था आपसे, माड़ बचाओ अभियान क्या है, और थोड़ा सा नियत नीलानार के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि काफी रायपुर में हम लोग सुनते हैं नियत नीलानार ये हो रहा है डेवलपमेंट, उसके चलते वो डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि देखिए योजना बड़ी है, अगर गांव के आसपास के लोगों को सभी सुविधा मिले तो वो नक्सलियों के पास क्यों जाएंगे? उनकी भी मजबूरी है। देखिए हम लोग रायपुर में बैठते हैं, हमको ऐसा लगता है वो ग्रामीण नक्सलियों की मुखबिरी करता है, पुलिस के बारे में बताता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है? वो ऐसी जगह पर रखता है, अगर उनके साथ नहीं रहेगा पुलिस तो चलिए कम से कम डांटेगी, फटकारेगी, वो तो सीधा जान से मार देते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? माड़ बचाओ अभियान किसके लिए? माड़ ज्योग्राफी एरिया के लिए है, उससे ज्यादा यहाँ के आदिवासियों के लिए है। तो कहाँ फंसे हैं आदिवासी? लोग बोलते हैं पुलिस और नक्सलियों के बीच में आदिवासी फंसे हुए हैं। ये दोनों एंटी के पीछे मैंने बहुत सिंपल बताना चाहता हूँ कि पूरी लड़ाई दो चीजों की है, डर किसका घटाना है, भरोसा किसका बढ़ाना है। तालियां। पिछले एक साल में जब से बहुत ज्यादा तेजी से ऑपरेशन हो रहे हैं, नक्सलियों का डर बहुत तेजी से घटा है, और हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पुलिस का भरोसा बढ़ा है, बाकी लोग बताएंगे। ये समझना है कि अब माड़ बचाओ अभियान में आदिवासियों को हम क्या दे रहे हैं। आदिवासियों को स्वतंत्रता मिल रही है, उनको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल रही है, वो क्या चाहते हैं वो कर पाए। लोग बोलते हैं कि जंगल आदिवासियों का है। आपको मैं बताता हूँ, आज के डेट में नक्सलियों के डर से और नक्सलियों के सैंक्शन की वजह से आदिवासी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव नहीं जा पाते और मार्केट नहीं आ पाते। नक्सलियों ने सैंक्शन लगा के रखा है, तो वो आजादी और अभिव्यक्ति उनको मिल रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक 5 जगह धरने में नक्सलियों ने आदिवासियों को बंधक बनाकर सड़कों को रोक कर रखा था, और आज आदिवासी इतने स्वतंत्र हैं कि कलेक्टर साहब के पास आकर रोज सड़क की मांग कर रहे हैं। ये जो बदलाव है, जब यहाँ का आदिवासी खुद आकर सड़क की मांग कर ले रहा है। सर एक बात तो मैं एड ऑन जरूर करना चाहूंगा, मैं शुक्रवार की शाम को आया था कलेक्टर साहब के पास। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी कलेक्टर से मिल रहा हूं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, जो भी छोटे से छोटा गांव का आदमी आ रहा है, क्या समस्या है, लो भाई फोन पे बात कर रहा हो तो कलेक्टर फोन पे बात करने। हमारे यहाँ के तो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे कलेक्टर जो फोन तक नहीं उठाते। ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़ी बात है कि एक कलेक्टर आपके बोलने पे फोन लगाता है, फोन उठाता है, आपकी समस्या सुनता है। निश्चित तौर पर सर कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? मैं अभी एसपी साहब जैसे बता रहे थे कि उजाड़ देते हैं, ये हम दोनों के बीच में ये है। मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूँ एक पंक्ति के रूप में, आंधियों को भी जिद है आंधियों को भी जिद है आसिया उजाड़ने की, अरे हमें भी जिद है आसिया बसाने की। वाह, आप लोग तालियां बजाते रहिए भाई, ऊपर की पब्लिक कम बजा रही ताली, जोर से। डीएफओ साहब, नारायणपुर में वैद्यराज हैं, मैं कल मिलने गया था उनसे। उन्होंने मुझे बोला कि लकड़ी पकड़ लो, मैं बता दूंगा आपको क्या है। और सही में मुझे L4 L5 का बहुत प्रॉब्लम है, छूते साथ उन्होंने बता दिया मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं लगता सर कि वनौषधि के मामले में बहुत जबरदस्त डेवलप किया जा सकता है नारायणपुर को? बिल्कुल, नारायणपुर वनौषधि के बहुत बहुमूल्य क्षेत्र है। अपना
बहुत सारा वैद्य जी भी यहाँ से एसोसिएटेड है, मांझी जी है। और इस संबंधित अपना पीपल प्रोटेक्शन एरिया का स्कीम के अंतर्गत अपना 160 हेक्टेयर का अडॉप्ट किया गया है इस साल। और इसमें जितना भी वनोपज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग है उसका अडोप्टेशन किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त और भी वनौषधि उसमें लगाया गया है, इस साल लग गया है। इसके अलावा भी 18 हेक्टेयर का वनौषधि प्लांटेशन किया गया है। इसमें पेड़ों में आंवला है, हरा बैड़ा है, और वन हल्दी हो गया। और उसमें अपना नारायणपुर क्षेत्र में एक स्पेशल कैंसर क्यूरिंग प्रॉपर्टी में अभी वो बहुत विलुप्त हो रहा है, जड़ी है, उसके हिसाब से जो पौधा है उसको कंजर्वेशन उसमें लगाया जा रहा है। थैंक यू। प्रभात सर, माड़ में मैंने देखा उस समय जब एनकाउंटर हुआ तो हमको ये लग रहा था कि कल्याण सर और आप में कंपटीशन चल रहा है, मैं इतना। क्या उम्मीद हम करें आने वाले समय में, चूंकि नक्सली अगर नहीं रहे तो ये हांदावाड़ा जो जलप्रपात है, जो हम लोग रायपुर से बैठकर केवल वीडियो में देखते हैं, मैं बहुत आसान, क्योंकि दंतेवाड़ा से पहुंचना शायद ज्यादा आसान है। अगर यहां से वो सड़क बन जाए, यहां से वो नक्सलिज्म वहां से खत्म हो जाए, तो निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में भी कोई सामी नहीं होगा नारायणपुर का। एक तो अपने कंपटीशन की बात की तो हमने संख्या का खेल नहीं बनाया है। और नारायणपुर में 4 जिलों की फोर्सेस एक साथ काम करती है। कांकेर की डीआरजी यहाँ भी ऑपरेट करती है, हम दांतेवाड़ा के साथ भी करते हैं। दूसरी बात आपने पर्यटन की, हांदावाड़ा ऑलरेडी फेमस है, बहुत जल्दी वहाँ की सड़क बनेगी। अभी आज के डेट में तुमिरगुंडा जो हांदावाड़ा से बहुत पास में है, उस तरफ से दांतेवाड़ा तरफ से वहाँ सड़क बन रही है। और हम ओरछा से जुवाड़ा गवाड़ी की सड़क पे भी बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। वहीं बगल में तुलतुली और हांदावाड़ा है, तो हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, माड़ अबुझ तो बोलते हैं, बहुत सारी ट्रेजर है जो अभी लोगों को पता नहीं है। गारपा में जहाँ हमने अभी अपना कैंप खोला, बहुत छोटा बहुत जबरदस्त सुंदर सा जलप्रपात वहां पर भी है। धूरबेड़ा में 80 मीटर से ऊंचा वाटरफॉल है। धूरबेड़ा का कोई एक लड़का होगा तो यहाँ जानते होंगे, धूरबेड़ा कोड़ता मार्का में। और अंदर बहुत सारे टेका मेटा काकुर में एक ही साथ 1 किलोमीटर के अंदर 4 वाटरफॉल है। वो सब जगह खुलेंगे लोगों के लिए। हम वहां जाके पिकनिक मना पाएंगे, यहाँ के लोकल लोग और बाहर के लोग पर्यटन कर पाएंगे। आप अधिकतर मुझे स्टूडेंट यहां पर दिख रहे हैं, कौन कौन आईएएस बनना चाहता है? कलेक्टर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाइए। कलेक्टर कौन कौन बनना चाहता है? खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए एक बार। क्यों बनना चाहते हैं आप कलेक्टर? और आईपीएस कौन कौन बनना चाहता है? एसपी कौन कौन बनना चाहता है? खड़े हो जाइए अपनी अपनी सीट पे। आईपीएस कौन बनना चाहता है? 2 लोग। कहां के हैं आप? गांव कौन सा है? आईएफएस अधिकारी कौन बनना चाहता है? आईएफएस अधिकारी कौन बनना चाहता है? डीएफओ कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। सर फिर आपकी मुलाकात कम है इन लोगों से, मुलाकात आपको बढ़ानी पड़ेगी। सर एक बड़ा सवाल मेरा यह है कि रेल लाइन बहुत जरूरी है सर बस्तर के लिए। नारायणपुर अगर रेल लाइन आ जाती है तो निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा सभी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता मैंने मिला है बहुत सरल है, सौम्य है, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पैसे बहुत ज्यादा सबके पास हों। रेल एक बहुत जबरदस्त संसाधन होता है एक आम आदमी के लिए। कब तक उम्मीद करें सर इसके लिए कलेक्टर साहब, रेल लाइन के लिए? ताड़ोकी तक तो रेल मार्ग आ गया है और जगदलपुर तक कनेक्ट होगा वो। इसका अभी सर्वे भी हो गया है और चालू हो जाएगा जल्दी। ताड़ोकी तक आ गया है। निश्चित रूप से ये बस्तर जो है रेल मार्ग से कनेक्ट हो जाएगा देश दुनिया से। डीएफओ साहब मेरा एक सवाल था कि एक आम आदिवासी के लिए वन विभाग कलेक्टर से बड़ा होता है। तेंदुपत्ता वाली बात अपन कर दें, उनके लिए छोटी छोटी योजनाएं आप चलाते हैं, उनके डायरेक्ट मनी ट्रांसफर भी उनको होता है। इनसे कनेक्ट बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अंदर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है उनका आईडी कार्ड ना हो सकता है आधार कार्ड ना हो, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कैसे होता है? कुछ ऑप्शन है उनके पास? क्योंकि जनता है, कम से कम सुन कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं आप। हाँ, इसमें अपना नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट का किसान के लिए एक अपना वन विभाग का एक स्कीम है, किसान विकसित संपदा योजना में। उसमें फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज जैसा क्लोरल नीलगिरी हो गया, मिलियाडोबिया हो गया, सो इसके हिसाब से हम अपना इंडस्ट्री के साथ, आईटीसी इंडस्ट्री है उससे टाई अप करके वहां से क्वालिटी प्लांट मटेरियल मंगवा के
हर सर्वे किया गया है, जो जो इच्छुक किसान खुद का खेत का जमीन में इस बार 4,75,000 पौधा लगाया गया है। इसका ये खासियत है, तो सभी इंडस्ट्रीज से किया गया है 5 साल में, ये बढ़ने के बाद वो कटाई का भी उन लोग काट के पैसा डायरेक्ट खाते में देंगे। और इसमें अभी ज्यादातर डीबीटी स्कीम्स में हम फोकस किया जा रहा है। अभी सभी स्टाफ इसमें गांव में लगातार इसमें जो भी बैंक का समस्या आ रहा है, गांव से लेके बैंक से भी संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है, उसको जितना जल्दी निराकरण और सरल तरीके से, उनको समझ नहीं आता है डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कैसे इसको निराकरण करना है, हर बार लगातार बैंक से भी संपर्क करके उनको भुगतान हुआ है क्या, खाते में आया क्या, पासबुक में वो आया क्या, खाते में आया क्या, वो गाँव वाले को भी लेके उसको निराकरण किया जा रहा है। प्रभात सर, जितेंद्र शुक्ला साहब यहाँ हुआ करते थे एसपी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी दुर्ग के एसपी हैं, एनकाउंटर भी उनके नाम से है। नारायणपुर में एक मैराथन होती थी सर, वो बहुत अच्छा कनेक्ट होता था एक आम आदिवासी को पुलिस से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो देखता था, उसके मन में भावना आती थी कि वो भी कल वर्दी पहने, वो भी कल पुलिस में भर्ती हो। क्या उम्मीद करें कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों बैठे, इस बार अबूझमाड़ मैराथन देखने को मिलेगी? फरवरी के महीने में 5 से 15 तारीख के बीच में डेट हम अभी फाइनल करने वाले हैं। मैराथन होगा यहाँ पे और जोरदार होगा, पहले से ज्यादा जोरदार होगा। अबूझमाड़ मैराथन हम बोलते हैं, तो थोड़ा अबूझमाड़ के अंदर जाएंगे। पहले हम नारायणपुर से दौड़ते थे, हम थोड़ा आगे से आप सब चलेंगे मैराथन में? जोर से बोलिए। तो ठीक है सर, हम लोग सब आएंगे मैराथन में। कहां अंदर तक चलना है आप बताइएगा। और दौड़ना सिर्फ मैराथन के दिन नहीं है, हर हफ्ते दौड़ना है। जीतने वाला नारायणपुर का होना चाहिए। हर हफ्ते दौड़िए। रामकृष्ण आश्रम है सर, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। मैंने सुना है वहां का जो बैंड है वो विश्व विख्यात है, मलखंभ से पहचान है। बहुत जोरदार तालियां यहाँ के बच्चों के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है देख के, जो उनका परफॉर्मेंस है वो तो जहां तक पहुंचते, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 1 फुट भी ऊपर चढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ होना चाहिए? ऐसा नहीं लगता सर कुछ ऐसी कोई एकेडमी यहाँ पर होनी चाहिए, उनके लिए कोई स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि ये एक बेंचमार्क बन गया नारायणपुर अब मलखंभ के बच्चों के लिए। मलखंभ आज पहचान का मोहताज नहीं है। ये मलखंभ नारायणपुर में उन्होंने अपना एक स्थापित किया है। पूरे एशिया में मलखंभ यहाँ की जो प्रतिभा है वो झंडा गाड़ दिया है और दिनों दिन प्रगति कर रहा है। ये एक छोटा सा जरूर यहाँ पे उनकी ग्राउंड है, लेकिन आगे चल करके ये एक ऑडिटोरियम का रूप लेगा, एक बड़ा खेल सुविधा वाला युक्त होगा। इसकी अभी तैयारी चल रही है। तालियां बजाते रहिए, आपके काम की बातें हो रही हैं सब। कुछ 1-2 सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा। एक माइक संजय जी भेज दीजिएगा हम यहां बच्चों के बीच में। कुछ आप सवाल करना चाहते हैं? कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, डीएफओ साहब भी हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं आप? कोई सवाल करना चाहता है तो खड़े हो जाइएगा अपनी जगह पे। बच्चों से उम्मीद है मेरे को कि कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। स्टूडेंट जो पीछे बैठे हैं खड़े हो जाइए। बिटिया जो बोल रही थी मैं आईएएस बनना चाहती हूं, पीछे से खड़े हो जाइए। खड़े होइए पीछे से, शर्माना नहीं बेटा, बिल्कुल खड़े हो जाओ। क्या कुछ पूछना चाहती हैं कलेक्टर साहब से पूछ सकती हैं आप। हमारे अबूझमाड़ के एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या करेंगे हमारे सर्स लोग? अबूझमाड़ देखा जाए तो अभी रोड नेटवर्क हम करा रहे हैं। रोड की श्रृंखला अभी जा रही है। अभी हम देखिए कस्तूर मेटा तक चले गए हैं, अभी 6-7 महीने का ही इम्प्रूवमेंट है। अभी गारपा तक चले गए हैं 60 किलोमीटर। और अबूझमाड़ अभी भी 48% साक्षरता है। वहाँ पे जैसे ही हमारा कैंप वगैरह जाएंगे, हमारे आवासीय विद्यालय कम से कम गारपा, कोहका मेटा, ये आपका धनोरा है, धौड़ाई है, ये जो अंदर है, अंदर में भी आवासीय विद्यालय होगा, क्योंकि मिडिल तक पढ़ने के बाद छोड़ देते।
और जो बच्चे आते हैं आश्रम या हमारे नारायणपुर आप आते हैं तो ये विकेंद्रीकृत होगा ये, क्योंकि बस्तर में आवासीय विद्यालय बहुत सक्सेस है। तो इस तरह से ये प्रयास चल रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे सारे जितना किसी भी जिले में आश्रम छात्रावास नहीं है, आवासीय विद्यालय नहीं है, जहां नारायणपुर में। शिक्षा के मामले में आप छेरी बेड़ा देखिए, आपका देवगांव देखिए, आपके छोटे डोंगर, ओरछा, सारी जगह में आश्रम छात्रावास बच्चे पढ़ रहे हैं। और आश्रम में देखिए यहाँ पे 11वीं 12वीं के बच्चे के बाद डीएसपी भी हो गए हैं, वहां से डॉक्टर कई लोग हो गए हैं। तो ये जो रास्ता उन्होंने जो तय किया है, निश्चित रूप से ये बदल देगा। बदलाव का बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो एजुकेशन दिशा में कोई भी जो काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं और लोग हैं, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है निश्चित रूप से। शिक्षा के मामले में एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर नारायणपुर में जो हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी बस्तर जिलों के अपेक्षा में यहाँ पे शिक्षा में रामकृष्ण मिशन का बहुत योगदान रहा है। बहुत अंदर के गांव में लड़के पढ़े लिखे हैं। उसका एक फायदा ये भी है कि उनके अंदर एक रैशनैलिटी, सही गलत की पहचान है, और वो नक्सलवाद की गलतियों को बहुत अच्छे से, कमियों को समझ रहे हैं। जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की, दो चीजें हैं, सबके लिए शिक्षा वाली बात और फिर बहुत अच्छी उच्चतर शिक्षा वाली बात। तो रामकृष्ण मिशन बहुत अंदर तक शिक्षा देता है। अगले 1-2 साल में हम लगभग पूरे अबूझमाड़ में प्रशासन की प्रेजेंस रहेगी, विद्यालय खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, सभी स्कूल्स अपने गांव में चलेंगे और बच्चे अपने गांव में रह के पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से स्कूल्स एजुकेशन सब जगह पहुंचेगा। इसमें अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होता है, उसमें रामकृष्ण मिशन का बहुत क्रिटिकल रोल रहेगा। और दूसरा उच्चतर शिक्षा की, तो यहाँ पर महाविद्यालय है, यहाँ पर कृषि विद्यालय है, तो उस हिसाब से हायर एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल, मेरा सवाल मैं वहीं से खत्म करूंगा लास्ट। हेलो, कलेक्टर और एसपी सर, मैंने दोनों से मुलाकात की। मैंने कई बार मजाक में कहा भी कि मतलब शायद केदार जी बैडमिंटन खेलते रहते होंगे, एक कोर्ट हुआ तो एसपी साहब बताया 6 मारे। बोले मैं अगला कोर्ट कंप्लीट करके आ रहा हूं, जब तक 12 हो जाना चाहिए, तो 12 हो गए, फिर 35 हो गए, 36 हो गए। कलेक्टर साहब से मैं मिला, सर एक आम जनता के लिए बहुत होता है, आप उसकी समस्या समाधान कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, 2 शब्द उससे प्यार से बोल लीजिए, उसका दिल खुश हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे दोनों के बारे में? मैं पूरे जिला प्रशासन की टीम को, हमारे जिला के कलेक्टर श्री विपिन मांझी जी को और उनकी पूरी टीम को, और पुलिस प्रशासन के हमारे कप्तान प्रभात जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस नारायणपुर को उन्होंने समझा है। चाहे वहाँ के निर्माण कार्य के लेकर के हो, उनकी आवश्यकताओं को लेकर के हो, सारे विषयों के उनको बहुत अच्छी समझ है। और ट्राइबल क्षेत्र के होने के नाते उनसे जैसे मिलना, उनके साथ में व्यवहार करना और एक अपनात्व का भाव, एक अपना पारिवारिक भाव, ये बहुत जरूरी है आजकल के हमारे जिलाधीशों के उसमें, ताकि जो भी आए और उसका कार्य तो हो ही, लेकिन एक अपनात्व का भाव आए कि ये जिला हमारा है, यहाँ के कलेक्टर भी हमारे हैं, ये यहाँ के एसपी भी हमारे हैं, यहाँ हमारी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हैं, हमारे योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, ये भाव लेकर के जाए तब तो उसका रहने का औचित्य है। और उसके दृष्टि से हमारे चाहे जिलाधीश हो चाहे एसपी साहब हो, उन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया है। हमारे एसपी साहब तो अंदरूनी क्षेत्र में जिस तरीके से दौरे करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं बात करता हूँ तो पता चलता है कि वो अंदरूनी क्षेत्र में नक्सलियों को घेरने गए हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत बार हुई है कि हमारी बैठक आपस में चल रही, पता चल रहा है कि पुलिस के उधर कहते हैं जवान उधर मुठभेड़ चालू हो गया है, वहाँ पर जाना पड़ रहा है। तो बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी पूरे क्षेत्र को एरिया जिस तरीके से उन्होंने नक्सलियों से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है, और सरकार
का की जो मंशा है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और विकास के पर आधारित हो, और हमारे माननीय विष्णुदेव शाह जी के मंशा के अनुरूप लगातार उन्होंने इस कार्य को अच्छे तरीके से संपादित किया है। मैं दोनों को टीम को विशेष तौर पे बधाई देता हूँ। एसपी साहब से जब मैं मिलने गया था सर, तो वो एसपी के चेयर में नहीं थे, वो स्टूल में बैठे थे, मतलब यहाँ के बैठे। बोले मैं अपने जवानों से यहाँ मिलूंगा तो शायद ज्यादा वो कंफर्टेबल रहेंगे, मैं चेयर में बैठूंगा तो मुझे वो बता नहीं पाएंगे कि मुठभेड़ में क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई, कहाँ आप आगे बढ़े। तो ये अपनत तो लगता है सर डीआरजी के जवान है। पहली तो डीआरजी के जवानों के लिए आप बहुत जोरदार तालियां बजाइए। जब से डीआरजी लीड कर रही किसी भी ऑपरेशन को निश्चित तौर पर सफलता पुलिस को मिल रही है। इस प्रोग्राम का एक अंतिम पड़ाव है सर, कुछ सम्मान है सर, मोमेंटोज हमारी तरफ से सर। बिल्कुल, और डीआरजी के जवान और उनके जो अभी उत्साह, अभी जो वहां पर जो घटनाक्रम हुआ और वहां पर जिस तरीके से नक्सलियों को मारा, वो उत्साह देखने को मिल रहा था। मैं गया था दंतेवाड़ा में, और जिस तरीके से डांस भी बड़े देखा हम सब ने। डांस करते हुए, और जिस तरीके से एक लंबे समय से उनकी मनोकामना पूरी हो रही है, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा गाने वाले एक मंच पर हैं हमारे साथ, टंकराम जी। अब जब शुरुआत हुई है तो शुरुआत थोड़ी और बेहतर हो जाए। तबला बजाएंगे आप साहब के साथ? तो एक आध गाना शुरुआत आज, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे सवाल हैं मेरे, लेकिन चूंकि अब गायन से शुरुआत हुई है तो एक आप लोगों के लिए टंकराम जी से निवेदन करूंगा, कुछ सुना दीजिए तबले के साथ। आपको जैसा उचित लगे। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियां। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियां। मैं छुए मजब्बर छातियों बैरी बर अंगरा गिया। मैं छुए मजब्बर छातियों बैरी बर अंगराया गिया। मैं उत्ती सूरज के लालियां और मैं मोरज ध्वज का दानियां। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं धान के लहरत बालियों मैं ये भुइया के थातियों। मैं धान के लहरत बालियों मैं ये भुइया के थातियों। मैं राम लला के झांकियों और मैं बिहाव के जोरन झांपियों। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। चलिए मैं संजय जी को बोलूंगा मोमेंटोस का कार्यक्रम हमारा जो है वो हम आगे बढ़ाएं, और उसके बाद सर बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया, अगर 5 मिनट उनका अपन देख पाए सर। अगर एक रैंप वाला कार्यक्रम शायद तैयार किया है। लोक नर्तकों के एक विशेष पोशाक के साथ में सजा हुआ सुंदर तरीके से अपने आप को रैंप वॉक की एक अद्भुत अवधारणा, अद्भुत संकल्पनाओं के साथ में जीवंत स्वरूप देने के लिए पोटा केबिन आवासीय विद्यालय रैंप वॉक स्कूल से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें और जुड़ते चले जाएं विकास की एक नई धारा से, राजनीतिक मुख्य धारा से, लोकतंत्र की धारा से। कुछ ऐसा ही संदेश देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं पोटा केबिन आवासीय विद्यालय
चलिए, आप सबको बहुत बधाई। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ के नारायणपुर के और पूरे अबुझमाड़िया संस्कृति को आप लोगों ने प्रस्तुत किया। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हम बहुत ही समृद्ध संस्कृति के संवाहक हैं और ये देखते हुए बन रहा है। आप लोगों ने जो प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पे आने वाले पीढ़ी के लिए जो प्रदर्शन जिस तरीके से हम लोग देखने को मिलता है, ये क्रिएटिविटी आप लोग के लोगों ने दिखाई है और हमारे जो संस्कृति को सहेज करके आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं उसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूं। पूरे टीम को, हमारे स्कूल के सभी पोटा केबिन से है ना, पोटा केबिन के सभी हमारे साथियों को विशेष तौर पे बधाई देता हूं और हमारे बच्चों को बच्चे के उत्साहवर्धन के लिए बहुत बधाई। मैं आप लोगों के कपड़ों के लिए और आपके जो साजो श्रृंगार के लिए आपका जो भी राशि होगा वो राशि हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब इसके पश्चात में लोक संस्कृति हमारी विरासत है। उस विरासत की अद्भुत स्वरूप का स्कूल चलो अभियान से हम नाता जोड़ चुके हैं। एक ऐसा ही कार्यक्रम पोटा केबिन आवासीय विद्यालय की फिर दूसरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होने जा रही है। ये लोक नृत्य है। यहाँ पर लोकगीत, लोक संगीत और लोक नृत्य की बहार है। सपुर कुदुर बाली पोटा केबिन आवासीय विद्यालय पीएम श्री विद्यालय देवगांव की दूसरी प्रस्तुति। ये लोक संस्कृति पर सुंदर नायाब नमूना प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। सपुर कुदुर बाली सपुर कुदुर बाली सपुर कुदुर बाली सपुर कुदुर बाली नी खेल तोले की मन के नी खेल तोले की मन के हाथे डाली मुंडे लाली राम रतन मुक्ता बली फुका गेली रे हाथे डाली मुंडे लाली राम रतन मुक्ता बली फुका गेली रे तेवरा लाटा मंगना रे कसरले की बसून दिला जमना रे